नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आगामी परीक्षाएं जो आयोजित होने वाली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस प्री की, उत्तर प्रदेश पुलिस की, टेट की जितनी परीक्षाएं होंगी उसमें जो सिलेबस है उसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए विगत वर्षों के आए हुए प्रश्न और जिस फ्रेम के प्रश्न आते हैं, जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उस प्रश्नों को तैयार करके हम लोग अपनी एक नई श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें 600 से ज्यादा, पूरे सिलेबस को देखें तो 600 से ज्यादा बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे जिनको हम देखेंगे। आज ये हमारी तीसरी कक्षा है। विगत 2 कक्षाओं में हमने भारतीय संविधान का विकास देखा, उसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना और अपने संविधान की विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बात कर चुके हैं। आज का हमारा तीसरा जो टॉपिक है वो संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, इससे जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं परीक्षाओं में आए हैं, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा हो, उसमें आए हुए प्रश्न और जिस सांचे में प्रश्न को ढाला जाता है और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित होते हैं। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, प्रस्तावना में संविधान का क्या निहित है? प्रस्तावना, किसी भी चीज की जो प्रस्तावना होती है उस संविधान का क्या होता है? दर्शन, कि हम अपने प्रस्तावना के अनुसार ही उस आगामी संविधान में जो जो बातें लिखी गई है, जो जो बातों के अनुसार हमारे देश को चलाया जाना है, हमारे चीजों को देखा जाना है, हमारी व्यवस्था को अपनाया गया है, वो हमारे संविधान में ही दिख जाता है, संविधान की प्रस्तावना में ही दिख जाता है। प्रीएम्बल कहते हैं, उद्देशिका भी इसको कहते हैं। तो उसमें क्या है? 4 विकल्प है। मूल दर्शन, साम्यवादी स्वरूप, संविधान का गठन, नास्तिक राज। तो प्रस्तावना में संविधान का मूल दर्शन मतलब संविधान का दर्शन ही हमारी प्रस्तावना में हो जाता है कि हमारा संविधान किस प्रकार का होगा, हमारा देश का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी, अध्यक्षात्मक प्रणाली होगी, संसदात्मक टाइप की सरकार होगी या सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा, केंद्रीकरण होगा, राज्य के क्या कर्तव्य होगी, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होगी या विधायिका से बंधी हुई होगी। इन सब चीजों को अगर हम एक शब्द में देखना चाहे तो हम अपने संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम संविधान का मूल दर्शन कहते हैं, उसको पढ़ने के उपरांत हम पा सकते हैं। अगला प्रश्न, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी थी? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू, बीएन राव, बीआर अम्बेडकर, एन.ए. पालकीवाला। तो जो एन.ए. पालकीवाला है, इन्होंने कहा था कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है। अगला, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन शब्दों को जोड़ा गया था? ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। प्रस्तावना में, मूल संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द नहीं थे, उन किन 3 शब्दों को जोड़ा गया था? आइए बात कर लेते हैं। समाजवादी, गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी, संप्रभुता संपन्न गणराज्य। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, गणराज्य और अखंडता। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। पंथ निरपेक्ष का आशय क्या होता है? जो धर्म होते हैं उस धर्म में कई पंथ होते हैं। जैसे शैव धर्म की बात कर लेते हैं तो कापालिक होता है और एक और धर्म उसका पंथ होता है। तो एक धर्म में कई पंथ हो सकते हैं। तो धर्म से भी माइन्यूट चीजों को हमारे संविधान ने देखा और उस पर बात करना, उसके अनुसार चलना उचित समझा। तो इसलिए इन्होंने क्या कह दिया? 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रस्तावना की उत्पत्ति जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुई। प्रस्तावना को उद्देशिका नहीं कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका कहा जा सकता है। प्रस्तावना क्या है? हमारी उद्देशिका है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्तुत किया जो आगे चलकर हमारी संविधान की प्रस्तावना बना।
तो हमारा पहला विकल्प सही है, दूसरा गलत है। अगर नहीं, इसमें नहीं रहता तो प्रस्तावना को उद्देश्य कहा जाता है। तो केवल विकल्प एक हमारा सही है। पिछली कक्षा में हमने जब संविधान की विकास यात्रा के बाद वाले चैप्टर को पढ़ा है, संविधान की प्रस्तावना एवं संविधान की विशेषताएं, उसमें हमने इस बात को माइन्यूटली पढ़ा है। आगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का सही अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सही अर्थ क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब हमारे देश के जो नियम, कायदे, कानून, विधि बनेंगे वह न देश के अंदर किसी ताकत के द्वारा नियंत्रित होंगे, न प्रभावित होंगे, या किसी दूसरे देश के द्वारा वह प्रभावित होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें क्या क्या है? केवल आंतरिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, केवल बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय की शक्ति, आंतरिक व बाह्य मामलों में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति। तो हमारा विकल्प सही है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि हम आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो में सर्वोच्च व स्वतंत्र निर्णय लेने की हमारे पास शक्ति है। हम ही सर्वोच्च शक्ति भी है उस मामले में, चाहे वो आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो, और स्वतंत्र भी हैं। छठा प्रश्न, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिए गए हैं? 4 विकल्प हैं, रूस, फ्रांस, अमेरिका और जर्मनी। तो जो फ्रांस का संविधान था उससे हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व कहां से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है उस पर हम टिक लगा देना है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। बेबारी नहीं, वेरुवारी। वेरुवारी केस 1960 के मामले में प्रस्तावना को संशोधनीय माना गया। तो यह हमारा जो पहला विकल्प है यह सही है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला आया था उसमें संविधान की जो प्रस्तावना है उसको माना गया कि संविधान की प्रस्तावना संशोधन के योग्य है। हमारा विकल्प एक सही है। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, किसने कहा था? संविधान की जो प्रस्तावना है वो दीर्घकालिक सपनों का विचार है। बहुत दिन से जो हम सपने देखे थे उसी का विचार क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने यह कहा था? जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, के मुंशी, सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। तो यह कथन सर अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर कहे थे कि जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है वह दीर्घकालीन सपनों का विचार है। आगे, प्रस्तावना से संबंधित संविधान संशोधन है 44वां, 61वां, 42वां और 69वां। तो 42वां संविधान संशोधन है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। अभी पीछे वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 1976 में यह 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारे संविधान में ढेर सारी चीजों में बदलाव लाया गया था। सभी पक्ष, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? फ्रांस, अमेरिका, रूस और जर्मनी। तो न्याय में शामिल तीनों शब्द, आर्थिक न्याय की संकल्पना, राजनैतिक न्याय की संकल्पना और सामाजिक न्याय की संकल्पना, यह तीनों कहां से लिए गए हैं? हमारे रसिया से, रूस से लिए गए हैं, यूएसएसआर। आगे, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। यह कथन किसका है? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यह जो कथन है ये बी आर अम्बेडकर का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि राजनीतिक जो लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन तत्वों का समावेश पाया जाता है? संविधान का स्रोत, स्वरूप व उद्देश्य, तानाशाह का स्रोत, स्वरूप व उद्देश्य, धर्मतंत्र का स्रोत, स्वरूप व उद्देश्य, राजतंत्र। तो आप जानते ही है हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में क्या होगा? संविधान ही हमारा सोर्स होगा और स्वरूप होगा और उद्देश्य होगा। तो विकल्प एक हमारा सही है। निम्नलिखित में से समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है? समाजवाद के कई रूप होते हैं, उसमें किस समाजवाद के रूप को अपनाया गया है? फेबियन समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद, सर्वहारा वर्ग का समाजवाद। तो जो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, लोकतांत्रिक समाजवाद को, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म।
आगे, भारत में लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? लोकतंत्र का कौन सा स्वरूप प्रचलित है? प्रत्यक्ष, दोनों का मिश्रित, अप्रत्यक्ष, दोनों में से कोई नहीं। तो लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष स्वरूप हमको दिखाई देता है। लोकतंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन का काम करने लगे, मन की व्यवस्था स्थापित करना चाहे, नहीं। लोक के द्वारा, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार विधान बना के, उस विधान से हम सभी विधानित होते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि भारत में लोकतंत्र का अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक स्वरूप प्रचलित है। विकल्प बी हमारा सही है। आगे, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? यह कल भी प्रश्न आया था, दो बार, मतलब यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1946, 23 जनवरी 47, 22 जनवरी 1947। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। पुनः सुनेंगे, 13 दिसंबर वर्ष 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जो आगे चलकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। कि 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? देखिए, इसमें क्या है, जो हमारी संविधान की जो प्रस्तावना होती है उसी की लाइनें पूछती जाती है, तो हमें संविधान की प्रस्तावना याद होनी चाहिए। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। तो समाजवादी तो ये जोड़ा गया है 1976 में, पहले समाजवादी था ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये भी गलत है, तो हमारा विकल्प क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, SSLG आप शॉर्टकट में याद करेंगे, संपूर्ण प्रभुत्व संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, विकल्प सी। हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 में हमारा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तो वही पूछ रहा है कि 1976 में तो 3 शब्द सम्मिलित हो ही गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तो सम्मिलित हो ही गए थे। कौन सा सम्मिलित नहीं हुआ था? कौन सा सम्मिलित नहीं था? 1976 की बात कर रहे हैं, अर्थात 1975 में ये तीनों शब्द नहीं रहे होंगे, बंधुत्व, संप्रभु, अखंडता। तो यह जो अखंडता शब्द था, अखंडता, यह सम्मिलित नहीं था। यह कब आया? आप देखिए 1976 में आया। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? धर्मनिरपेक्ष कौन करेगा? संविधान की प्रस्तावना जो है, संविधान का मूल दर्शन है, तो संविधान की प्रस्तावना, विकल्प डी। 4 विकल्प दे दिए गए हैं, मूल अधिकार, 9वीं अनुसूची, संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। आगे, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसमें व्यक्ति की गरिमा, ऐसे ही हमारे संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो संविधान, भारत में सबसे महान कौन है? हम भारत के लोग। संविधान का निर्माण किसने किया? हम भारत के लोग, भारत में रहने वाले लोग। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से, विकल्प डी हमारा सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रजातांत्रिक भारत, जनता के लोकतंत्र, जनता के जनतंत्र, हम भारत के लोग, तो हमारा विकल्प डी सही होगा। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता का, समाजवाद का, समष्टिवाद का, अंतःक्रियावाद का, तो यह सार्वभौमिकतावाद का सिद्धांत माना जाता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक। यह कहाँ के संविधान से लिया गया है? रसिया के संविधान से लिया गया है।
तो धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। इस संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो उद्देशिका है हमारा प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, संविधान का की आत्मा कही जाती है। अगला, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? अभी हमने बात किया था कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में संविधान ने यह बात कही थी। तो केशवानंद भारती विवाद, 4 विकल्प हैं, बेरुवारी विवाद, एक गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद। तो हमारा विकल्प डी सही है, केशवानंद भारती विवाद। आगे, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? हमने बताया कि हमारे संविधान में किस प्रकार के राजनैतिक न्याय, सभी लोग चुनाव लड़ेंगे, आर्थिक न्याय, सभी प्रकार का व्यवसाय अपने अपने पसंदीदा व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है, और सामाजिक न्याय। हमारे संविधान ने हमें 3 प्रकार के न्याय दिए हैं, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान की उद्देशिका में। 3 प्रकार हमने तीनों के नाम लिख दिए, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की प्रस्तावना और संसद। तो संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम संविधान का दर्शन कहते हैं। अपने संविधान का दर्शन करना हो तो हम संविधान की प्रस्तावना को सही अर्थों में समझ लें, उसको पढ़ें तो हमें सब दिखाई दे देगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर यह हुआ कि भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित क्या करता है? संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं करता है। में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। उद्देशिका संविधान का भाग है, उद्देशिका संविधान का भाग है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो जो मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, वह संविधान का भाग है। अगला प्रश्न, कौन सही है? जब हम प्रश्न पढ़ें तो 2 चीजों का ख्याल करें, कौन सही है और कौन सही नहीं है। तो इस प्रश्न में दिया है कि निम्न में से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, गलत है। सामाजिक समानता की बात की गई है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। इस पर सामाजिक समानता ही नहीं थी पहले, तभी तो सामाजिक समानता की बात की गई, ये भी गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, बिल्कुल सही है, ये विकल्प सही है। तो हमारा विकल्प सी सही हुआ। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त क्या करता है? भारत में अनेक धर्म है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब ये हो गया कि जो हमारी सरकार है या जो हमारा देश है या विधान चलाने वाले लोग हैं, सर्वोच्च संस्था में जो बैठे हैं, वो किसी भी धर्म को प्रश्रय नहीं देंगे। अर्थात भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। सभी लोग अपने धर्म को, धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने धर्म को अबाध रूप से मानने के लिए हम स्वतंत्र हैं। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी ने हम संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा। ये रही कक्षा। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। अगर आप हमारे नए पाठक हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। ऐसे ही हमारी कक्षाएं आती रहेंगी और पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।